Rahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about salicylic acid and it's the last lecture from the outline plant growth regulators. Salicylic acid सबसे पहले इसको एक विलो ट्री जिसको लैटिन लैंग्वेज में सेलिक्स कहा जाता है या इसका जो बोटेनिकल नेम है सेलिक्स, तो उससे इसको क्योंकि आइसोलेट किया गया था तो इस वजह से इसको सेलिक्स से सैलिसिलिक एसिड का नाम दिया गया। इनफैक्ट इट इज़ अ लाइपोफिलिक मोनोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के इन नेचर जो है ये मोनोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है और इसका जो फार्मूला है वो है C7H6O3। इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है क्योंकि बेंजोइक एसिड में कार्बन नंबर 2 पर इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड है विच इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड फंक्शंस एज प्लांट हार्मोन और इसमें इस तरह के इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं जो कि प्लांट हार्मोन्स में पाए जाते हैं। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेलिसिन। अब सेलिसिन जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ट्री सेलिक्स। सेलिक्स में ये प्रोड्यूस होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म से सैलिसिलिक एसिड बनता है और जैसे हमने अभी बात की कि सबसे पहले इसको सेलिक्स से आइसोलेट किया गया था जिसकी वजह से इसको सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से देखा गया है कि ये अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में इसका रोल है, ट्रांसपायरेशन, आयन अपटेक और ट्रांसपोर्ट में इसका रोल देखा गया है। Salicylic acid is involved in endogenous signaling, mediating in plant defense against pathogens. उसके अलावा ये एंडोजिनस सिग्नलिंग के ज़रिए कि ये इंटरनली जब प्लांट में प्रोड्यूस होता है और वहाँ से अपना सिग्नल ट्रांसड्यूस करने के बाद ये प्लांट में डिफेंस प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट पैथोजेंस या उसको रेजिस्टेंट बनाता है पैथोजेंस से। इट प्लेज अ रोल इन द रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस बाय इंड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स के जब वो उसको रेजिस्टेंट बनाता है तो प्लांट में ये क्या करता है, ऐसी प्रोटीन्स को इंड्यूस करता है उनकी प्रोडक्शन को जो पैथोजेनेसिस रिलेटेड हो। तो पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं और उसकी वजह से प्लांट में रेजिस्टेंस पैदा होती है। उसके अलावा इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इन विच अ पैथोजेनिक अटैक ऑन वन पार्ट ऑफ द प्लांट इंड्यूसेस रेजिस्टेंस इन अदर पार्ट्स। तो इसके अलावा जो इसका रोल है सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में ये होता है कि जब एक पार्ट पे प्लांट के किसी एक पार्ट पे पैथोजन अटैक करता है तो उसमें ये मौजूद सैलिसिलिक एसिड जो है उसमें हमने कहा कि पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और वो प्रोटीन्स या सैलिसिलिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर पूरे प्लांट में जाता है और बाकी पार्ट्स को भी वो रेजिस्टेंट बना लेता है टू द अटैक ऑफ दैट पैथोजन। The signal can also move to nearby plants by salicylic acid being converted to the volatile ester methyl salicylate। तो जैसे हमने अभी बात की कि प्लांट में जब कोई पैथोजन अटैक करता है एक पार्ट में तो वहाँ पर सैलिसिलिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और उसमें पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स बनती हैं। तो सैलिसिलिक एसिड जब ट्रांसपोर्ट होता है तो एक तो उसकी ट्रांसपोर्ट एंडोजिनसली होती है, प्लांट के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल सैलिसिलेट में जो कि वोलेटाइल नेचर का होता है और द साल्ट्स एंड एस्टर्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड आर नोन एज सैलिसिलेट। तो ये जो हमने कहा कि वोलेटाइल नेचर का मिथाइल सैलिसिलेट है, इनफैक्ट इट इज़ द एस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड साल्ट्स। यहाँ पर आप देखें सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला भी दिखाया गया है। हमने पहले भी बात की कि सैलिसिलिक एसिड जो है इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाया जाए COOH इसके साथ अटैच्ड हो तो ये कहलाता है बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड की ये कार्बन नंबर 2 जो है, कार्बन पोजीशन नंबर 2 पे आप देखें कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, इस वजह से इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है या फिर ये सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला है। मिथाइल सैलिसिलेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह, इस हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये मिथाइल सैलिसिलेट कहलाता है which is the ester of salicylic acid and salts. Biosynthesis of salicylic acid, सैलिसिलिक एसिड जो है ये एक अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन से सिंथेसाइज होता है। अरेबिडोप्सिस में जो इसकी सिंथेसिस है वो फिनाइल एलानिन इंडिपेंडेंट पाथवे से होती है, अदरवाइज बाकी प्लांट्स में इसकी सिंथेसिस जो है वो फिनाइल एलानिन से होती है। सोडियम सैलिसिलेट इज़ कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम फिनोलेट with carbon dioxide at high pressure and high temperature, a method known as Kolb-Schmidt reaction। तो इसकी जो सिंथेसिस होती है कमर्शियल लेवल पे वो एक रिएक्शन जिसको कोल्ब
स्मिथ रिएक्शन कहा जाता है, इसके ज़रिए होती है। इसमें क्या होता है कि सोडियम फिनोलेट जो है इसको ट्रीट कराया जाता है विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनोलेट जो है इट इज़ अ सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल। तो इस सोडियम फिनोलेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं एट हाई प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर एंड हाई टेम्परेचर ऑफ 390 केल्विन। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जब ये रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं कि ये सोडियम फिनोलेट है और इसको जब रिएक्ट करा रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये जो प्रोडक्ट आता है इस प्रोडक्ट की जाती है एसिडिफिकेशन। और इस एसिडिफिकेशन विद सल्फ्यूरिक एसिड से जब ये इसको एसिडिफाई किया जाता है तो उसके हाइड्रोजन आइंस जो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के वो रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं इस प्रोडक्ट के साथ और इसको कन्वर्ट कर देते हैं वो सैलिसिलिक एसिड में। It can also be prepared by the hydrolysis of aspirin or methyl salicylate with a strong acid or base। इसके अलावा इसकी सिंथेसिस जो है एस्प्रीन की हाइड्रोलिसिस से भी की जा सकती है या मिथाइल सैलिसिलेट की हाइड्रोलिसिस जब करते हैं विद स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस तो उससे भी इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन। Salicylic acid works by causing the cells of the epidermis to slough off more readily, preventing pores from clogging up and allowing room for new cell growth। तो salicylic acid का जो रोल है इसमें ये देखा गया है कि ये क्या करता है, ये एपिडर्मल सेल्स की जो स्लफिंग होती है उनका रप्चर होना या उनका रिमूव होना उसको ज़्यादा रैपिड कर देता है और ताकि उनमें जो बाकी जो पोर्स हैं उनकी क्लॉगिंग को भी ये रोकता है और वहाँ पर न्यू सेल ग्रोथ को प्रमोट होने के लिए वहाँ पर स्पेस प्रोड्यूस करता है। सैलिसिलिक एसिड इनहिबिट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ यूडीपीजी। यूडीपीजी क्या है, यूरिडीन 5 डाईफॉस्फोग्लूकोज। तो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, इस यूडीपीजी की ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। अब इनहिबिट ये दो तरीक़ों से कर सकता है, या तो ये कम्पिटिटिवली उसको इनहिबिट करता है, कम्पिटिटिवली किसके साथ, ये इन कम्पिटिशन विद NAD, ठीक है, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये कम्पिटिटिवली उसको इनहिबिट करेगा इन कम्पिटिशन विद NAD, या फिर ऑन कम्पिटिटिवली जो है उसकी ऑक्सीडेशन को भी ये इनहिबिट कर सकता है। The wound healing retardation action of salicylates is probably due mainly to its inhibitory action on mucopolysaccharide amino sugar synthesis। उसके अलावा इसमें जो इसका इफ़ेक्ट है वूंड हीलिंग रिटार्डेशन के हवाले से सैलिसिलेट्स का जो इफ़ेक्ट है वो इस वजह से है कि इनका इनहिबिटरी एक्शन है ऑन अमाइनो शुगर सिंथेसिस के। ये जब म्यूकोपॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस को जब ये इनहिबिट करते हैं तो उनके ना बनने की वजह से वूंड हीलिंग जो है वो भी रिटार्ड हो जाती है या डिले हो जाती है। फिर इसमें आ जाता है सेकेंडरी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। जब हम मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इसका जो मेजर रोल है सैलिसिलिक एसिड्स का वो एक्चुअली इसमें सेकेंडरी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के हवाले से है। तो सेकेंडरी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में होता क्या है कि जब कोई पैथोजन एक इनिशियल साइट पे इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम जब वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है किसी प्लांट पार्ट पे, तो उसके साथ वाले जो नियर विसिनिटी वाले जो एरियाज़ होते हैं, इर्द गिर्द वाले एरियाज़, वो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं या फ़ौरन से उनमें एक रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है। But often the entire host plant develop increased resistance against pathogens over a period of time ranging from few hours to several days following initial infection at one site of the plant। मीन्स या तो वो सिर्फ नियर बाय जो एरियाज़ होंगे उनमें वो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी, या फिर ऐसा भी होता है कि पूरा जो होस्ट प्लांट होता है उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है अगेंस्ट दिस पैथोजन जिसने अटैक किया है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रह सकती है। अब ये जो सेकेंडरी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सिंगल एनकाउंटर विद द पैथोजन increases resistance to entire plant to future attacks by pathogens is called secondary acquired resistance। इसमें होता क्या कि जब पैथोजन का सिंगल एनकाउंटर के फर्स्ट जो उसका सिंगल एक अटैक होता है प्लांट के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि पूरे प्लांट में उस पैथोजन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है और ये कहलाती है सेकेंडरी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इनिशियल इन्फेक्शन के बाद ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई है इसलिए इसको सेकेंडरी कहा जाता है। तो ये सेकेंडरी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहलाती है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट्स इम्यून रिस्पॉन्स, और ये प्लांट के इम्यून रिस्पॉन्स का हिस्सा है। अब यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि ये एक प्लांट दिखाया गया है और इस प्लांट में आप देख सकते हैं कि ये इन्फेक्टेड लीफ है, ठीक है, ये वो इन्फेक्टेड लीफ है जहाँ पर पैथोजन ने अटैक किया है। जब पैथोजन इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है कि फ़ौरन से प्लांट में सैलिसिलिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, सैलिसिलिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और फिर ये सैलिसिलिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में थ्रू द फ्लोएम, ट्रांसमिशन ऑफ अ मोबाइल सिग्नल थ्रू फ्लोएम टू डिस्टेंट
पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिजल्टिंग इन SAR। जब ये पूरे प्लांट में फ्लोएम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होगा तो प्लांट में जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ पर प्लांट के पार्ट्स को ये रेजिस्टेंट कर देगा, सेकेंडरी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो उनमें प्रोड्यूस क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा ये इन्फेक्टेड लीफ जो है इसमें जब हमने कहा कि सैलिसिलिक एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, उसके साथ ही सैलिसिलिक एसिड जो है वो वोलेटाइल मिथाइल सैलिसेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो वोलेटाइल मिथाइल सैलिसिलेट है ये क्या करता है कि ये क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का है तो इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न सिग्नल टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इवन बाय नेबरिंग प्लांट्स रिजल्टिंग इन SAR। तो ये क्या करता है कि ये इंटरनली जो है ये ट्रांसमिट नहीं होता, बल्कि ये क्योंकि वोलेटाइल है तो ये वेपोरेट हो सकता है या डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू द एनवायरनमेंट, और वहाँ से फिर ये एयरबॉर्न सिग्नल्स के थ्रू ये प्लांट के बाकी पार्ट्स में जब पहुँचता है वहाँ पर रेजिस्टेंस काज करता है, या फिर क्योंकि वोलेटाइल है तो ये इर्द गिर्द के बाकी प्लांट्स के ऊपर भी जब ये पहुँचता है तो वहाँ पर भी उनमें रेजिस्टेंस काज करता है। SAR appears to result from increased levels of some secondary metabolites and other defense compounds such as chitinases and other hydrolytic enzymes। तो ये जो SAR है ये किस वजह से होती है कि प्लांट में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं सैलिसिलिक एसिड की वजह से, और उसके अलावा डिफेंस कंपाउंड्स जैसे कि काइटिनेजेस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की सिंथेसिस भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। However, the mechanism of SAR is not clearly understood. One component of the signaling pathway is likely to be salicylic acid, that is a benzoic acid derivative and a secondary metabolite. It has been shown in variety of plants that the infection by pathogen results in increased levels of SA in the zone of infection that establishes SAR in distant regions of the plant. तो जब इन्फेक्शन होता है तो SA मीन सैलिसिलिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और उससे फिर प्लांट में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। और जब ये सैलिसिलिक एसिड बनता है फिर हमने कहा कि ये फ्लोएम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ SAR सिग्नल फ्रॉम इन्फेक्शन साइट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज़ वेरी रैपिड। इसमें अब जो ये जो SAR या इसमें जो रेजिस्टेंस काज होती है फ्रॉम द इन्फेक्शन साइट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये 3 सेंटीमीटर पर और की रैपिडिटी से या स्पीड से जो है ये ट्रांसमिट होती है एंड पॉसिबली अकर्स थ्रू वेस्कुलर टिश्यू। जैसे हमने कहा कि फ्लोएम के ज़रिए ये ट्रांसमिट होता है सिग्नल। और उसके अलावा हमने कहा कि ये जो कन्वर्ट होता है सैलिसेट में, मिथाइल सैलिसेट में, तो वो एक वोलेटाइल नेचर रखता है और उसके ज़रिए क्या होता है कि वो एयरबॉर्न सिग्नल्स की फॉर्म में वो ट्रांसमिट होता है बाकी नॉन इन्फेक्टेड पार्ट्स की तरफ या फिर नेबरिंग प्लांट्स की तरफ, और नेबरिंग प्लांट्स के जो नॉन इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं उनको ये रेजिस्टेंट कर देता है टू पैथोजेंस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।